नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। वक्त हो चुका है 10 का दस्तावेज का और शुरुआत करते हैं। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार लोगों के पुश्तैनी मकानों पर बुलडोजर चलवा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुलडोजर कार्रवाई को संविधान के खिलाफ बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने पर नहीं रुके, उन्होंने मानस पाठ करवाने के लिए सरकार की तरफ से दी गई रकम पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि यूपी की योगी सरकार लोगों के पुश्तैनी मकानों पर बुलडोजर चलवा रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई को संविधान के खिलाफ बताया है। हमने दुश्मनी, ईर्ष्या भाव, बदले की भावना से कभी काम नहीं किया। आज सरकार क्या कर रही है? बाप दादा के जमाने के पुश्तैनी घरों को बुलडोजर से गिरा रही है। यही कानून चलेगा। और बाबा जी, आप ये जो कानून बना के जा रहे हो ना, आप अमर होके नहीं आए हो। ये लोकतंत्र है, जनता चुनती है, जनता ही हटाती है। जिस दिन हटोगे वो उस दिन क्या होगा, जरा उसको भी देख लेना। इसलिए संविधान का शपथ लिए हो तो संविधान के दायरे में रह के काम करिए। कानून काम करे, हमें खुशी होगी। कुछ अपराधियों को विशेष सुरक्षा और कुछ अपराधियों पर बुलडोजर, ये भेदभाव नहीं चलेगा। इसी चीज की पूरी सूची पूरे प्रदेश की आपके पास है। आप कार्रवाई करो। तो सारे माफिया के खिलाफ क्यों नहीं करते? इधर यूपी में निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में आया राज्य निर्वाचन आयोग। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक है कल, और कल दोपहर 12 बजे राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार सिंह बैठक करेंगे। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। तो कल 12 बजे बैठक होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार सिंह ये बैठक करेंगे, जिसमें डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। और अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, ये बड़ी बैठक होने वाली है कल, क्या जानकारी और मिल रही है बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो निकाय के चुनाव है उनको लेकर किसी से सीटों का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो ओबीसी आयोग बना था उसकी रिपोर्ट के आधार पर। और अब राज्य निर्वाचन आयोग ने आज आंकड़े जारी किए हैं कि 1 अप्रैल तक जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना था, उसके बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये निकाय चुनाव के लिए वोटर बढ़े हैं। तो 4 करोड़ से ज्यादा वोटर हो गए हैं। और 2017 में जब चुनाव हुए थे तो तकरीबन ज्यादा हुए हैं। तो ऐसे में अब कल राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह विभाग के बैठक के लिए बुलाया है कि चुनाव कंडक्ट कराना है, विभाग को कराना है, जहाँ इलाका के वहाँ पुलिस फोर्स का, तो क्या तैयारी होगी, कैसे सारी चीजें अरेंज होगी, कैसे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा, इन्हीं सारी चीजों को लेकर ये राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई है। जो हम कहें कि जो नए डीजीपी हैं कार्यवाहक आर.के. विश्वकर्मा, वो शामिल हो सकते हैं, गृह विभाग के अफसर शामिल होंगे, और जो आयुक्त हैं राज्य निर्वाचन आयोग के मनोज कुमार, उनके साथ ये बैठक होनी बहुत महत्वपूर्ण। हम कहें तो एक तरीके से इसके बाद अब बस चुनाव की तारीखें ही आनी बाकी रह जाएंगी, क्योंकि जब चुनाव की तारीखें घोषित होती है उससे ठीक पहले राज्य निर्वाचन आयोग गृह विभाग के साथ एक बैठक करता है और पूछता है कि भाई हमारे पास, हम इस तैयारी के साथ है कि हम यहाँ इस समय चुनाव कराना चाहते हैं, क्या उस वक्त पुलिस को कोई दिक्कत तो नहीं, गृह विभाग को कोई दिक्कत तो नहीं, सारी चीजें जो है पुलिस का अरेंजमेंट हो जाएगा या नहीं होगा। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और जो राज्य निर्वाचन का कार्यालय है वहीं पर ये बैठक रखी गई है। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद अनुभव तमाम जानकारी देने के लिए आपका बैठक को लेकर। इधर निकाय चुनाव पर बोले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं, यूपी को कमल की तरह खिलाना है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। निकाय में सरकार बनी तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाने का भाजपा का लक्ष्य, बैठक से नहीं, भाजपा के पास जनता का भरोसा है। निकाय चुनाव में सपा पूरी तरह से साफ होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव को लेकर ये बयान दिया है, जिसमें उनका कहना है कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी है और यूपी को कमल की तरह खिलाना है। अगर सरकार बनती है
जीतते हैं तो निकाय चुनाव में सरकार बनी तो ट्रिपल इंजन की सरकार। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 जिलों में आज जाएंगे, वहां भी कहीं न कहीं बैठ के करेंगे। सर, ये जिस तरीके से निकाय चुनाव है, बीजेपी ने बहुत तैयारी तेज कर दी। आप भी आज दौरे पर जा रहे हैं। तैयारी धीमी रखें क्या? हमें कमल खिलाना है, उत्तर प्रदेश को कमल की तरह खिलाना है। अगर प्रदेश में, देश में हमारी सरकार है तो नगर निकाय में भी हमारी सरकार होगी तो ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। और ट्रिपल इंजन सरकार प्रदेश के विकास को एक नए मुकाम तक पहुँचाने का जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इस तरीके से आज बसपा की बड़ी बैठक हो रही निकाय चुनाव को लेकर, चैलेंज कुछ बीजेपी के लिए बढ़ जाएगा? बसपा करे, सपा करे, कांग्रेस करे और जो बाकी राजनीतिक दल हैं वह भी करें, लेकिन हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो जिनके वोटों से कमल खिलता है हम लोग उनकी तरफ ध्यान रहे। जिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम से कमल खिलता है हम लोगों का ध्यान उनकी ओर है। अखिलेश यादव भी आज इटावा में है, वहाँ बड़ी बैठक कर रहे हैं ताकि पार्टी वहाँ पर सीटें जीते। सपा साफ है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है इसलिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने प्रदेश में, प्रदेश के जो विकास के कार्य हैं उसमें तेजी है। और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर कहना है कि समाजवादी पार्टी साफ है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनवर शुक्ला, गंगा, लखनऊ। और इधर निकाय चुनाव पर ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी है। निकाय चुनाव में भाजपा की जीत तय है। भाजपा ने हर तबके के लिए काम किया है और भाजपा चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। समाजवादी पार्टी से पूछिए कि उनके द्वारा ही पोषित पल्लवित ये माफिया हैं। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। प्रदेश की जनता देख रही है किस ढंग से माफियाओं को शेल्टर देने का काम सपा के लोग करते हैं। सपा को क्या ये अच्छा लगता है कि अपराधियों को शेल्टर दे? वो प्रदेश की जनता अच्छी तरह देख रही है। अच्छा, निकाय चुनाव है, आप यहाँ पर आए हैं, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं को भी आपने एक तरह से मोटिवेट किया है, तो किस तरह निकाय चुनाव रहने वाला है? स्थानीय निकाय चुनाव की पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आप देखेंगे जब परिणाम आएगा बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी के जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि ये 2024 का एक तरह से 2024 में तो हम जीते ही ये जीतेंगे। आप देखिएगा 2014 वाला परिणाम पुनः दोहराएंगे। वहीं अयोध्या पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अतीक अहमद को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो असामाजिक तत्वों के साथ खड़ा होता है उसे ना तो जनता पसंद करती है और ना ही कानून पसंद करता है। साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस के आंदोलन को भी उन्होंने गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। इसके साथ ही अयोध्या पहुंचे वित्त मंत्री ने वित्त विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ सर के हाथ में बैठक। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर असामाजिक तत्वों के साथ में खड़ा होता है तो न तो उसको जनता पसंद करती है और कानून भी उसे पसंद नहीं करता। कानून तो अपना काम करेगा, कोई पसंद करे या ना पसंद। कोर्ट के फैसले को सम्मान होना चाहिए और उसके ऊपर कोई उंगली उठाने का कोई प्रश्न नहीं। मैं चाहती थी। वहीं अयोध्या हनुमानगढ़ी से जुड़े अखिल भारतीय संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी हनुमानगढ़ी आकर रहना चाहें तो उनका स्वागत है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद जब उन्हें सांसद आवास खाली करने को कहा गया तो कांग्रेस की ओर से मेरा घर राहुल का घर स्लोगन के साथ कैंपेन चलाया गया। ऐसे में अयोध्या के भारतीय संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने उन्हें खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी जीव मात्र के लिए खुला है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए भी हनुमानगढ़ी का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने यहां कर हनुमानगढ़ी का दर्शन करना चाहिए क्योंकि भगवान का दरबार सबके लिए खुला है। देखिए, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, डिसीजन दिया है कि उनकी संसदीय चली गई है तो निश्चित है जो है आवास भी उनका चला गया है। ऐसी स्थिति में अगर वो हनुमानगढ़ी आते हैं, अयोध्या जी आते हैं तो उनका स्वागत है। और रही बात रहने की तो निश्चित है जो है संतों के आश्रम हमेशा खुले रहते हैं और वो आ सकते हैं, शहर से रह सकते हैं, उसके लिए हमें कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं है। तो करीब 1000 वर्ष पूर्व बंदी बनाकर यूरोप के देशों में ले जाए गए भारतीय मूल के लोगों का कनेक्शन कन्नौज से जुड़ गया है। उनकी याद में कन्नौज में 4 करोड़ रुपए की लागत से स्मारक बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है और इसकी जानकारी प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने दी है। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर हमला किया तो वो भारत से
70,000 लोगों को बंधक बनाकर ले गया था। इसमें कुछ लोग कन्नौज के भी थे। 11वीं सदी में पीड़ा सहकर बिखरे रोमा समुदाय का अब हर साल कन्नौज की धरती पर समागम होगा। वहीं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने बताया कि कन्नौज की धरती से बंधक बनाकर विदेश ले जाए गए लोग भगवान राम को नहीं भूले हैं और इसीलिए उनकी यादें ताजा करने के लिए एक स्मारक बनाया जाएगा। बहुत ही शानदार इतिहास है। हर्षवर्धन की राजधानी यानी पूरे भारत की राजधानी कन्नौज रहा है और आज भी हमारे कन्नौजवासी पूरे विश्व में योगदान कर रहे हैं। इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए जो हमारा कन्नौज संग्रहालय है, इसको और हम लोग मजबूत करेंगे। यहाँ पे इस संबंध में और गीतिकाएँ तैयार करेंगे, फिल्म तैयार करेंगे और साथ साथ जो हमारा टीला है, जिसको हम विश्वास करते हैं कि ये किला था, उसका उत्खनन पूर्व में हुआ था। भविष्य में और उसके उत्खनन की योजनाएं हैं जिससे और इतिहास निकलेगा और वो अपने आप एक पर्यटक केंद्र बन सकता है। एक रोमाज एक समुदाय है और वो जो कन्नौज से निकला हुआ है, तो उनकी याद में एक यहाँ के ऊपर एक स्मारक बनाने के लिए जो हमारे कन्नौज के विधायक श्री असीम अरुण जी ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भेजा था और उस प्रस्ताव को तुरंत प्रधानमंत्री जी, चूँकि यहाँ के ऊपर रोमास के लिए एक स्मारक बनाना चाहते हैं, तो इसे रोमास के स्मारक बनाने का प्रस्ताव तुरंत स्वीकृत कर दिया गया और उसके तहत 4 करोड़ रुपए की एक धनराशि भी यहाँ के ऊपर जारी कर दी गई है। वहीं कानपुर के बांस मंडी में लगी आग बुझाने के लिए तीसरे दिन भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी रही। वहीं टीम ने एआरटार और मसूद कॉम्प्लेक्स को लेकर पुलिस अधिकारियों ने आशंका जताई है कि ये दोनों इमारतें किसी भी समय ढह सकती है। आग धधकने की वजह से दीवारें दरक गई हैं और छतें भी झुक गई है। संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में एक्सपर्ट कमेटी अंदर तक जाकर कई जगहों के सैंपल लेकर चेक करेगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लगभग 50-52 घंटों से ऑपरेशन चल रहा है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अंदर घुस चुकी हैं। सभी फ्लोर पे शटर काट करके जो विंडो है, खिड़की वगैरह, वेंटिलेटर काट करके पानी डाला जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज देर रात तक आग और अंतिम तौर पे हम इसको समाप्त कर पाएंगे। इसके बाद इससे मलबे निकालने का भी काम है, वो भी काम चलेगा। उसके लिए भी आवश्यक इक्विपमेंट और मैन पावर यहाँ पे मंगाया गया है। ये ऑपरेशन कल तक हमारा विश्वास है और हम अनुमान करते हैं कि कल तक ये ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। और अगली खबर बिजनौर से है, जहां बिजली के हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर घंटों तक जाम रखा। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल भी काटा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर मामले को शांत कराया है। मामला खीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के छाछरी मोड़ के पास का है। तो युवक की मौत पर बवाल, करंट लगने से युवक की मौत हुई, जिसके बाद जमकर बवाल देखा गया। परिजनों की तरफ से शव को सड़क पर रखकर जाम किया गया, मुआवजे की मांग की गई और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया। वहीं सहारनपुर में भूसा से ट्रैक्टर ट्रॉली बीच नदी में पानी के लिए तेज बहाव में फंस गया और ट्रैक्टर पर 3 किसान मौजूद थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे रेस्क्यू किया। मामला अलहनपुर घाट का है, जहां किसान यमुना के रास्ते ट्रैक्टर ट्रॉली पर भूसा भरकर ले जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर बीच नदी में फंस गया। बाद में पोकलेन मशीन के जरिए कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि चिलकाना थाना क्षेत्र के पठेड़ गांव के 3 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में भूसा भरकर यमुना के रास्ते हरियाणा की ओर ले जा रहे थे और तभी पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। और ये मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से देखिए भूसा भरा हुआ ये ट्रैक्टर ट्रॉली थी, अचानक से पानी के तेज बहाव में बीच में फंस गई, जिसके बाद पोकलेन के जरिए इस वाहन को बाहर निकाला गया। सहारनपुर का ये बुरा मामला है, काफी देर तक नदी के बीचों बीच ये ट्रैक्टर फंसा रहा। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां घोरावल थाना पुलिस और एसओजी टीम ने अपहरण करके युवक की हत्या का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने प्रेमिका से बदतमीजी को लेकर घर बुलाकर प्रेमिका के साथ मिलकर युवक की हत्या की। आपको बता दें कि मृतक युवक 29 मार्च से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया।
हमारी टीमों ने 2 अभियुक्त जिसमें निशु और उसकी प्रेमिका काजल पाठक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने घटना को स्वीकार किया है। घटना का कारण मेनली 2 घटना के कारण आए हैं। दिनांक 25 मार्च में एक झगड़ा हुआ था बचाऊ मियाँ के साथ में, तो जिसमें इन्होंने समझौता कर लिया। ये चाहते थे कि उसमें SC/ST का मुकदमा दर्ज हो। दूसरा कहना है कि संतोष द्वारा भी उसकी जो प्रेमिका है काजल, उसको बीच बीच में 1-2 बार छेड़ा गया है, तो उसको लेकर भी असंतोष था। तो 29 तारीख की रात में ये मिट्ठू और निशु ये सभी लोग अपना शराब पिए और उसके बाद पुल के नीचे उसको मार के डाल दिया। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद अब उनकी मां मधु दुबे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आकांक्षा की मां अपनी जान को खतरा बता रही है। वीडियो में आकांक्षा की मां कह रही है कि अगर उन्हें और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ होता है तो उसके लिए समर सिंह और संजय सिंह जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें, आकांक्षा की आत्महत्या मामले में इन्हीं दोनों पर आकांक्षा की मां ने FIR दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। के साथ का जो घटनाक्रम है, सारनाथ में जो होटल में बॉडी मिली थी, उसमें ऑलरेडी सारनाथ थाने में अपराध पंजीकृत है और उसके जो आरोपित हैं, सस्पेक्ट है, उनकी तलाश में पुलिस की कई पार्टीज ऑलरेडी मूवमेंट में है। हम लोग लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पकड़ के जल्दी पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर जो अंतिम 1-2 दिन में उनके साथ जो भी घटना घटी या जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे, चूँकि आईफोन है उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह भी ऑटो मोड में होती है, तो निश्चित तौर पर उसमें जो भी लोग 2-3 लोग 4 लोग या जो भी लोग संपर्क में थे अंतिम घटना के ठीक पहले, उसको जब वो पता चलेगा तो निश्चित तौर पर, और जिस प्रकार से उनके शोषण की भी बात है, उनका शोषण हो रहा था, 3 साल से टॉर्चर किया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर उनके मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें जरूर होंगी जिनसे कि सही अपराधियों तक पुलिस को और न्यायिक व्यवस्था को पहुँचने में आसानी होगी। आकांक्षा दुबे आत्महत्या के 1 हफ्ते बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। घटना का मुख्य आरोपी समर सिंह पुलिस की पकड़ से बाहर है, तो वहीं पुलिस अब आकांक्षा दुबे की मोबाइल को फॉरेंसिक जांच में भेजी हुई है, ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये साबित हो पाए कि आकांक्षा दुबे की मौत की मिस्ट्री का रहस्य क्या है। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। अब बात हरदोई के, यहाँ अतरौली में एक स्कूल प्रबंधक से ब्लैकमेलिंग कर 8 लाख रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 4 छात्रों ने स्कूल प्रबंधक के शिक्षिका के साथ अवैध संबंधों का ऑडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूले हैं। छात्रों से परेशान प्रबंधक ने थाने में शिकायत दी और कहा कि बार-बार पैसे मांगे जा रहे हैं। पुलिस ने प्रबंधक की तहरीर पर जबरन वसूली के आरोप में FIR दर्ज कर ली है और जांच में जुट गई है। दयाशंकर सिंह पब्लिक स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। यह प्रकरण थाना अतरौली का है, जहां पर एक प्रबंधक द्वारा छात्रों पर यह आरोप लगाया गया है, उनके द्वारा इनसे अवैध वसूली की गई है। उपरोक्त प्रकरण में थाना अतरौली पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसी सतह की जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई कराएंगे। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पारिवारिक विवाद में हुए झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। ग्रामीणों के हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया है। पुलिस ने मामले में 10 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया। मामला शादियाबाद थाना क्षेत्र के नेवादा दुर्ग विजय गांव का है। बताया जा रहा है कि मारपीट के आरोपियों को लेकर पुलिस थाने के लिए निकल रही थी और तभी ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पत्थर लगने से पुलिस जीप का शीशा टूट गया और कांस्टेबल अवधेश कुमार घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में सुसंगत धाराओं में जिन लोगों ने वहां कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया था, महिला पुरुष, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, एक स्थिति को, शांतिपूर्ण स्थिति को एक कानून व्यवस्था की स्थिति में तब्दील किया, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सपा अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव में सपा का भाजपा से सीधा मुकाबला है। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान निकाय चुनाव को लेकर, उनका कहना है कि सपा अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है और निकाय चुनाव में सपा का भाजपा से सीधा मुकाबला माना जाता है। और अनुभव इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, एक तो तैयारियां तेज कर दी गई है सपा की तरफ से, और अब अखिलेश यादव का ये बयान जिसमें उनका कहना है कि सीधा सीधा मुकाबला निकाय चुनाव में भाजपा से ही रहने वाला है।
देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव बार बार यही कहते हैं कि जो भी चुनाव होंगे उनके जो गठबंधन के साथी वर्तमान में हैं उन्हीं के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, नया कोई गठबंधन नहीं करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने ये बात कही थी और आज फिर प्रेस रिलीज जो जारी की उसमें भी यही बात लिखी है। यही कहा है अखिलेश यादव ने कि निकाय चुनाव जो है वो भी उनके जो गठबंधन के साथी हैं, यानी जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आरएलडी उनके साथ है और उसी के साथ वो जो है चुनावी गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। और ये तो पहले से ही तय है, जब खतौली में चुनाव हुआ उपचुनाव तो कैसे वहां पर वो सीट जो है आरएलडी को दी थी और वो सीट जीती है। तो अब निकाय चुनाव के लिए भी जाहिर सी बात है कि कुछ सीटें अखिलेश यादव ने तय की होंगी कि वेस्टर्न यूपी में कौन कौन सी सीटें उनके सहयोगी को देना है। और एक बात और जरूर कही है कि निकाय चुनाव में भी सीधा मुकाबला अगर किसी का है तो वो बीजेपी से समाजवादी पार्टी का ही है, यानी बसपा को कहीं पर समाजवादी पार्टी नहीं मान रही है इस चुनाव में। जबकि अगर बसपा के रिकॉर्ड को देखें तो 2017 में समाजवादी पार्टी से बहुत बेहतर रिकॉर्ड था, क्योंकि मेयर की 2 सीटें बसपा ने जीती थी, समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। पर अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो मुकाबला है उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। और वहीं अगर आरएलडी की बात करें तो वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तो 7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है जो ये तय करेगा कि कौन कौन सी सीटें जो है वो गठबंधन में उन्हें मिले और कौन कैंडिडेट हो। जी ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद अनुभव तमाम जानकारी देने के लिए आपका। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।